Hey, dear friends, welcome back to our YouTube channel Learners Square. So, students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सिंपली हम बोल दें तभी हम पढ़ेंगे पहले प्रोग्रेशन क्या होता है और फिर उसी से हम डिफाइन करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, 10th क्लास के हिसाब से लॉन्ग आंसर में शॉर्ट आंसर में दोनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते ही बनते हैं, पक्का है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे और करेंगे क्वेश्चन सॉल्व इसके। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे समझना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो समझना होगा कि जो है सीक्वेंस क्या होता है। क्या सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज सीक्वेंस? तो सीक्वेंस को डिफाइन किया जाता है ए सिस्टमेटिक arrangement of a systematic arrangement of numbers according to a given rule according to a given rule is called sequence. ओके, जैसे कि हमने एक अपने मन से कोई अरेंजमेंट ले लिया। हमने कहा 5 है, 11 है, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, ऐसे करते करते एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अगेन हमने दूसरा नंबर ले लिया। हमने कहा 4 है, 2 है, 0 है, -2 है, -4 है एंड सो ऑन। या हम कुछ और भी ले सकते हैं ना इसकी जगह पे। तो ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। वैसे अगर हम थोड़ा बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो सीक्वेंस को फंक्शन से डिफाइन किया जाता है। सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? फंक्शन की हेल्प से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो अभी 10th में सेट्स फंक्शंस ये सब है नहीं, तो हम ये समझेंगे कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है सिस्टमेटिक नंबर्स का, है ना। जैसे होता नहीं है कि जैसे आपकी क्लास है, एक क्लास है ना, क्लास में क्या है? स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर रोल नंबर बोल दें या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक क्लास में उनका एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस नंबर के ही अकॉर्डिंग ही उन स्टूडेंट्स को हम जानते हैं। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं, किसी को रोल नंबर 1 है, किसी का 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, ऐसे करते करते उनको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि है तो उसका कोई नाम, जैसे मान लो किसी का नाम अंशु है। ठीक है, अब अंशु को अंशु के नाम से नहीं, इसको रोल नंबर 1 के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से मतलब ये है क्या? ये है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या कर दिया गया? मैप कर दिया गया। तो ऐसे ही सब जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनकी नंबरिंग कर दी जाती है, और उसे ही हम बोलते हैं कि भाई ये एक अरेंजमेंट हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, ये पहला एग्जांपल है, इसको नंबर से अरेंज कर दिया कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे आगे फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट ऐसे आता जाएगा। तो मीन्स दैट ये 5 है, इस 5 को हम क्या बोलेंगे कि ये इस सीक्वेंस का क्या है? पहला टर्म है। इन्हें क्या नाम देंगे? टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, ये 5, 11, 17, 23, ऑल दीज आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस का मतलब, समझ गए। अब सीक्वेंस जो होता है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हुए? फाइनाइट हुए। अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए? फाइनाइट हो गए, तो उन्हें फाइनाइट सीक्वेंस बोला जाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए? इनफाइनाइट हो गए, तो इसे क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दो तरह के सीक्वेंस हो गए, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे मैंने ऐसे बोला कि 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, और इसके आगे कुछ और दो चार टर्म लिख दे, 20 है, 23 है, 26 है, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये है एक सीक्वेंस, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? फाइनाइट है। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा।
लेकिन ऐसे ही हमने लिख दिया कि 5 है, 11, 17, 23 ऐसे करके एंड सो ऑन कर दिया, तो कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। इस सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोला जाएगा। ठीक है, वी हैव टू टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। समझ गए? फिर इसके बाद कि हम ऐसा मतलब ये समझ गए कि हमारे पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा। अब मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो हमें क्या चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि इफ ए सीक्वेंस इज गिवन, ए सीक्वेंस इज गिवन, अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन है देन, तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड देन वी फाइंड इट्स nth टर्म। क्या पता करते हैं? इसका nth टर्म पता करते हैं। वी फाइंड इट्स nth टर्म एंड ठीक है, देन वी फाइंड इट्स यहाँ पे इट लिखा है, इट्स nth टर्म है ना, इट्स nth टर्म एंड इफ द nth टर्म एंड if the nth term and if the nth term of the sequence is and if the nth term of the sequence is given, we can find the terms of the sequence. We can find the terms of sequence. ओके, तो कोई भी हमें सीक्वेंस दिया है तो उसका nth टर्म हम पता कर सकते हैं, और अगर कोई सीक्वेंस का nth टर्म दिया है तो हम क्या पता कर सकते हैं? उसका उस सीक्वेंस के हर एक टर्म को पता कर सकते हैं। अब देखो, जो nth टर्म होता है, जो nth टर्म होता है उसको हम tn से या फिर an से डिनोट करते हैं। तो जो जनरली सीबीएसई की बुक है उसमें an से नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ बुक में tn से भी नोटेशन दिया हुआ है। तो हम यही समझेंगे कि nth टर्म कहीं tn लिखा है तो भी उसे nth टर्म समझेंगे, कहीं पे an लिखा हुआ है तो भी उसे nth टर्म ही समझेंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा था अभी, क्या होता है, जैसे ये ऑड नंबर लिखा अपन ने 1, 3, 5 है ना, 7, 9 एंड सो ऑन। अब इसका कोई बोले nth टर्म क्या है, इसका nth टर्म डिनोट किया जाता है कैसे? इसका nth टर्म डिनोट किया जाता है कितना, 2n प्लस 1 से। जब हम n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे देखो, जब आप n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, n इक्वल्स टू 0 रखोगे, तो आपको t0 कितना मिलेगा? ये तो 0 हो गया, मिला कितना? 1। n की जगह पे आपने कितना सब्स्टिट्यूट किया? 1, तो आपको t1 मिला, और ये कितना मिला? 2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना? 3। अगर आपने एक n इक्वल्स टू कितना 2 सब्स्टिट्यूट किया तो t2 कितना मिलेगा आपको? 2 2 जा 4, 4 4 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना? 5। अब कोई ये भी तो बोल सकता है आपको कि भाई ये जो सीक्वेंस, यही यही वाला सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को हम tn इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। हम n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब जब आप n की जगह पे 1 रखोगे, अब जब आप n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। अगर आप t2 सब्स्टिट्यूट करोगे, n की जगह पे 2 रखोगे, 2 2 जा 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3। t3 सब्स्टिट्यूट मतलब n इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 2 3 जा 6 में से 1 गया, कितना? 5। तो ऐसे आप बाकी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरल टर्म, यहाँ पे पूरा सीक्वेंस दिया था हमें, इस सीक्वेंस को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और मतलब इसे ऑब्जर्व करके हमने इसे जनरल फॉर्म में कर दिया। और अगर हमें जनरल फॉर्म मतलब nth टर्म दिया है तो हमने सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया। ऐसे मान लो अगर हमें दे दिया जाए कि आपके पास tn इक्वल्स टू कितना है, ऐसा दे दिया जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 3 है।
अब इसके टर्म पता करके बताओ। तो हम जनरली जब हमें ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये सब्स्टिट्यूट ये मान के चलेंगे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 मीन्स दैट n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब हम t1 पता करने जाएंगे, n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 टू ज़ा 2, 2 में से है ना कैसा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 मीन्स दैट 2 माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1। अब n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t2 मिलेगा, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, कितना 8 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आया 5। फिर t3 n इक्वल्स टू 3 रखा, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट 15। ऐसे हम इसका भी कोई भी टर्म हम पता कर सकते हैं जैसी हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब हम सीक्वेंस समझ गए। सीक्वेंस फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स का एक अरेंजमेंट है जो कि किसी रूल पे बेस्ड होता है, और फिर इससे हमने समझ लिया फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस, और nth टर्म को हम tn से डिनोट करते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है क्या, वो है सीरीज क्या होता है, क्या सीरीज क्या होता है। तो सीरीज को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि द सम ऑफ, कैसे डिफाइन किया गया है, द सम ऑफ the sum of a sequence, the sum of a sequence is called is called is called the series, है ना, सिंपल सी बात है। the sum of a sequence is called series। और भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि of the corresponding sequence, corresponding sequence, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ये लिखा था ऑड नंबर वाला सीक्वेंस लिखा था, क्या लिखा था, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये क्या कहलाएगा, दिस इज सीक्वेंस। अगर हम इसी को सम के फॉर्म में लिख दे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एंड सो ऑन, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, सीरीज। ठीक है। तो अगर जो है सिस्टमेटिक नंबर का मतलब क्या है, हमारे पास नंबर्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। और अगर उसी सीक्वेंस को हम क्या कर दें, उसी सीक्वेंस को हम क्या कर दें, सम के फॉर्म में लिख दें, तो यही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ऊपर सीक्वेंस में बोला था कि nth टर्म को हम tn से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जब सम की बात, सीरीज में क्या होगा, सम होगा, तो हम बोलेंगे द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज इज डिनोटेड बाय एस एन। ठीक है। यहाँ पे जो सम रहेगा, एन टर्म का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, एस एन से डिनोट किया जाएगा। ठीक है। अब जनरली क्या होता है, देखो जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को हम ऐसे डिनोट करें, पहले टर्म को A1 बोलते हैं, दूसरे को A2 बोलते हैं, तीसरे को A3 बोलते हैं, चौथे को A4 बोलते हैं, फिर ऐसे A5, फिर A6, ऐसे करते 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 कितने AN, फिर इसके बाद एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट टर्म तक रहेगा। ठीक है। तो जो इसका nth टर्म रहेगा उसे an से या फिर हम tn से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जब बात होगी Sn की, हम बोलेंगे Sn मीन्स व्हाट, तो Sn मीन्स हम समझेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन प्लस An। ठीक है। ऐसे ही कोई बोले भाई कि Sn माइनस वन क्या होगा, तो Sn माइनस वन सिंपल सा ही A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन प्लस An माइनस वन,
यहाँ पे देखो ऐसा लिख सकते हो an-1 प्लस an लिख सकते हो। तो मीन्स दैट इसके पास एक टर्म ज्यादा है, nth वाला टर्म ज्यादा है, इसके पास nth टर्म नहीं है। समझ में आ गया? तो सम ऑफ n टर्म मीन्स Sn, और ये क्या है, सम ऑफ n-1 टर्म। ठीक है, ऐसे हम टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हम कहें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, वी हैव अ सीक्वेंस विच whose जनरल टर्म यानी कि nth टर्म इज गिवन बाय nth term is given by Tn equals to 2n plus 5। ओके, और फिर बोल दिया जाए फाइंड फाइंड एस एस थ्री बोल दिया जाए। ठीक है, मतलब थ्री मतलब तीन टर्म का सम, यानी कि T1 होना चाहिए, टी क्या क्या होना चाहिए हमारे पास T1 होना चाहिए, T2 होना चाहिए, T3 होना चाहिए। तो S3 का मतलब यही होगा कि T1 प्लस T2 प्लस T3। अब ये आपको an जैसा भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया ना A1 A2, यहाँ पे T1 T2 T2 T3 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो T1 मीन्स यहाँ पे n की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करो, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 मीन्स दैट 2 प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 7, एंड 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5 मीन्स दैट 4 प्लस 5 इक्वल्स टू व्हाट 9, and this is equals to 2 into 3 plus 5, and what we get 6 plus 5 equals to what 11। तो अब अगर Sn पता करने जाएंगे कितना आएगा 7 प्लस 9 प्लस 11 मीन्स दैट्स 11 and 9 20 20 27 we get Sn equals to what 27। तो इस तरीके से हम Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ओके, सो हमने सीरीज समझ लिया है ना। इसके आगे जब जाते हैं तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो होती है किसकी, प्रोग्रेशन की। किसकी होती है, प्रोग्रेशन की। तो व्हाट इज प्रोग्रेशन, भाई देखो तीन टर्म हो गए है ना, ध्यान से सबकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। तो जो प्रोग्रेशन होता है वो डिफाइन किया जाता है किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, क्या बोलेंगे, sequence of numbers which follow specific specific pattern pattern are called are called are called progression। ओके, तो मतलब है प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है ना, प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस ही है। और इसमें क्या होता है कि ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब ये पैटर्न जो रहेगा, ये पैटर्न जो रहेगा वो किसी, हम ऐसा बोल सकते हैं कांस्टेंट की हेल्प से बनेगा। ठीक है, किसी कांस्टेंट की हेल्प से बनेगा ये पैटर्न। अब ये जो कांस्टेंट रहेगा ये कैसे हो सकता है ना। कांस्टेंट जो रहेगा, जैसे जैसे भाई कोई नंबर है हमारे पास, है ना, कोई सीक्वेंस है, जैसे ये ऊपर देखा, ऊपर ये वाला जो सीक्वेंस देखा हमने, ये वाला कहाँ गया, ये जो सीक्वेंस देखा ये ऑड नंबर वाला, इस सीक्वेंस को देखो, तो इस वाली टर्म में मैंने 2 को ऐड किया, एक कांस्टेंट ऐड किया, तो ये वाला मिल गया। इस वाली टर्म में एक कांस्टेंट ऐड किया, ये मिल गया। इस वाली टर्म में एक कांस्टेंट ऐड किया, ये मिल गया। इसमें एक कांस्टेंट ऐड किया, ये मिल गया। मतलब हर टर्म में कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट है ना, उसे ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आगे वाली टर्म उसके मिल जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे ना प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन मतलब इनमें कोई कांस्टेंट ऐड हुआ रहेगा, कोई फिक्स कांस्टेंट है ना, ऐसा नहीं हर टर्म में कांस्टेंट बदलता जाएगा, कोई फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड होता जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो प्रोग्रेशन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मतलब होता है किसका, प्रोग्रेशन का। अब क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट
हो सकता है कि एड हो सकता है कि उस फिक्स्ड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी बेसिस पे, है ना, इसी बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑन द पैटर्न depending on the pattern, the progression are are classified classified into three three types। ठीक है, इसके बेसिस पे ही तीन तरह के प्रोग्रेशन डिफाइन किए जाते हैं। ये पैटर्न जो शो होते हैं वो तीन टाइप के डिफाइन किए जाते हैं। अब देखो भाई, देखो ये पूरा प्रॉपर मैं आपको नोट्स इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, साथ साथ ये नोट्स छापते चलो, आपका प्रॉपर वे में नोट्स बनता जाएगा, कोई भी डेफिनेशन गायब नहीं होगी। हर डेफिनेशन के बाद इसलिए आपको एग्जाम्पल भी समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। तो अब देखो कुछ तो है, एक एक जो प्रोग्रेशन है वो तो आपको 10th में मिलेगा, बाकी जो प्रोग्रेशन है वो आपको 11th में मिलेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं पहले भाई, पहले एक पढ़े जो हमारे पास 10th में, फिर धीरे से हम 11th वाला भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन कौन से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया? पहला, अगर क्या किया जाए इस तरीके का पैटर्न रहे, कैसा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, एंड सो ऑन, ऐसा है। इसमें देखो क्या है, वन में वन पहला टर्म लिखा, वन लिखा पहला टर्म, दूसरे में टू प्लस किया तो हमें अगला टर्म मिल गया, ठीक है। अब इस टर्म में टू प्लस किया तो इसके बाद वाला टर्म मिल गया, फिर इस टर्म में टू प्लस किया गया तो इसके बाद वाला टर्म मिल गया, फिर इसमें टू प्लस किया गया तो इसके बाद वाला टर्म मिल गया। तो यानी कि यहाँ पे जो सीरीज बन रही है, यानी कि A1 तो अपना A है, लेकिन जो A2 बन रहा है वो कोई फिक्स नंबर प्लस करके बन रहा है। A3 जो बन रहा है वो A2 में कोई फिक्स नंबर प्लस करके बन रहा है। A4 जो है A3 में कोई फिक्स नंबर प्लस करके बन रहा है। तो इस प्रोग्रेशन को नाम दिया गया कि ये प्रोग्रेशन कैसा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जब क्या होगा, फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड होता जा रहा है, तो इस तरह के प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। समझ आया? एग्जांपल ये बता दिया मैंने आपको। और अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख दें, ऐसा लिख दो, नंबर्स नंबर्स बोलो या फिर टर्म्स भी बोल सकते हैं ना, आर सेड सेड टू बी इन बी इन देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर सेड टू बी इन एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। व्हेन व्हेन क्या नाम देंगे, कहेंगे व्हेन ईच टर्म ईच टर्म ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट, ऐसा लिख दो, है ना, क्या, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फर्स्ट, पहला टर्म तो नहीं आता ना किसी से, एक्सेप्ट फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, इज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑब्टेन बाय एडिंग ए कांस्टेंट, एडिंग ए कांस्टेंट टू द प्रीवियस टू द क्या, प्रीवियस टर्म, है ना, प्रीवियस टर्म। समझ में आ गया? ये पहला टर्म ऐसा कैसा ही था, इसके बाद वाला टर्म कैसे आया, टू प्लस करके, ये वन में टू प्लस किया, फिर थ्री में टू प्लस किया, फिर फाइव में टू प्लस किया, फिर सेवन में टू प्लस किया। तो हर एक टर्म जो है कोई फिक्स नंबर ऐड करने पे मिल जा रहा है। तो इस तरह के प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। फिर आता नंबर टू। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है कि फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, अगर इसी फिक्स नंबर से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो उसे बोलेंगे क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी कि नंबर्स आर या टर्म्स आर
numbers are said to be in, जैसे उसे एपी बोलते हैं वैसे इसको क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। इन क्या लिखेंगे, जीपी, when the ratio of, या ऐसा भी लिख सकते हैं, when each term except first is obtained by multiplying a constant, ठीक है, टू द प्रीवियस टर्म, ठीक है। पिछले वाले टर्म में किसी फिक्स्ड कांस्टेंट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमें इस बार सीक्वेंस मिलेगा या सॉरी प्रोग्रेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं 1 2 4 8 16 है ना, 32 64 एंड सो ऑन। तो देखो 1 तो ऐसा कैसा है, 1 आ गया, फिर 2 जो आया इसको क्या किया गया है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया था, हमें क्या मिला 2, ठीक है। फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 4, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 8, ऐसे ही 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना मिला 16, फिर 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना मिला हमें 32, फिर 32 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना मिला हमें 64। तो इस तरीके से अगर फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस प्रोग्रेशन को हम नाम देंगे क्या, उस प्रोग्रेशन को नाम देंगे हम एपी सॉरी जीपी नाम देंगे, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बाद आता है तीसरा, है ना, तीनों का इंट्रोडक्शन में दे देगा हूँ, फिर एक एक करके हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। फिर तीसरा आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये बढ़िया है, आपको एपी आता है तो एचपी आपको आएगा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एचपी, हिमाचल प्रदेश, है ना। ऐसे डेफिनेशन बनेगा। ये एपी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 अपॉन एपी के टर्म को 1 अपॉन कर दो तो वो एचपी बन जाता है। तो हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि ए प्रोग्रेशन is said to be a harmonic progression, if the reciprocal of terms, reciprocal यार ये थोड़ा सा ऐसा चल रहा है क्या, तो ब्रेक ही है, इसे ही कहते हैं, थोड़ा सा ना पतला कर लेते हैं इसको, reciprocal of the terms या थोड़ा ज्यादा पतला हो गया, of the terms, ठीक है। क्या करें, रेसिप्रोकल करें उसके टर्म्स का, तो क्या होना चाहिए, इन द प्रोग्रेशन फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल क्या हो जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए जिससे हमारे पास एक सीक्वेंस ले गए, एक हाँ सीक्वेंस बोलते हैं, प्रोग्रेशन ले लो 1/2 1/5 1/8 1/11 एंड सो ऑन। तो ये एचपी में कहलाए होगा, क्योंकि इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं हम तो क्या मिलेगा 2 5 8 11 एंड सो ऑन। तो ये देखो एपी में, समझ में आया, फिक्स नंबर, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, 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 अगला टर्म आ जाएगा। तो कोई प्रोग्रेशन एचपी में होगा अगर उसका रेसिप्रोकल क्या हो, एपी में हो, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई, 3 टाइप के हमें प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, तीनों टाइप के ही हो गए। अब अपन स्टार्ट करते हैं पहले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, है ना, और ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ी कि हर एक टर्म क्या होगी,
कैसे मिलेगी? पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करके मिलेगी। पहले वाले टर्म में क्या होगा, कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। समझ आया? तो बस यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे का काम करेंगे। ठीक है, कहेंगे एंड देखो क्या होता है, क्या क्या सीरीज पढ़ी हमने। हमने पढ़ी सीरीज ये टाइप की 1 3 5 1 3 5 7 9 11, है ना, 13 15 एंड सो ऑन, ये सीरीज है। ये प्रोग्रेशन कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें है क्या, ये 1 लिखा, इसे 1 प्लस में 2 लिख सकता हूँ, इसे मैं 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ, इसे मैं 5 प्लस 2 लिख सकता हूँ। मतलब एक फिक्स नंबर में ऐड करते हुए जा रहा हूँ, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब एपी सीरीज बनाएंगे यानी एपी प्रोग्रेशन को बनाएंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, इट कैन, ऐसा लिख सकते हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, या रुक जाओ इसको थोड़ा सा और समझ लो, है ना, हो सकता है भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। तो देखो यहाँ पे ये जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म जो है, ये तो कहलाएगा क्या, इस सीरीज का क्या है, फर्स्ट टर्म है। इस सीरीज का क्या है, फर्स्ट टर्म है, क्या है, 1 है। अब इसका सेकेंड टर्म देखो, इसका जो सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये है, और फर्स्ट टर्म को हम देखो डिनोट यहाँ से करेंगे, किससे, ए से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, या हम कभी जरूरत पड़ A1 भी बोल सकते हैं, A1 यानी कि ए। ठीक है, A1 यानी कि क्या है, ए। फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करेंगे, फिर इसके आगे जाएंगे। अब A2 देखो, A2 की जगह पे है क्या, A2 की जगह पे हमारे पास है 5। जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे, जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, A2, इसे क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। और A2 है क्या अपने पास यहाँ पे, सॉरी A2 है 3, 5 नहीं, A2 कितना है, 3 है। और इस 3 को देखो हमने कैसा लिखा, 1 प्लस 2, यानी कि पहला वाला टर्म और ये फिक्स नंबर, क्या होगा, फिक्स नंबर। ऐसे ही जब हम बात करेंगे थर्ड टर्म की, तो ये A3 होगा और ये क्या है, 5 है। अब 5 कैसे मिल रहा है, देखो 1 प्लस 4 मिल रहा है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू फिक्स नंबर लिख सकते हैं, जो फिक्स नंबर है 2 इंटू 2। फिक्स नंबर कितना है, 2 है ना, तो जो फिक्स नंबर है उसका 2 टाइम करके। इसके बाद देखो आप जब 7 को लिखने चाहोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस 3 इंटू 2 लिखोगे। 9 को लिखने जाओगे तो 1 प्लस 4 इंटू 2 लिखोगे। यानी कि ये नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना, जैसे जैसे आगे टर्म बढ़ाते जा रहे हैं ये नंबर मिलते जा रहा है। तो जो एपी हमारे पास रहेगा, जो हमारे पास एपी रहेगा, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहेंगे कैन बी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ऐसे करते 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 जो nth टर्म रहेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये सीरीज हमारे पास रहेगी। ठीक है, ए को क्या बोलेंगे, हम ए को नाम देंगे, देखो सबका नाम है, हर नोटेशन याद रखना। ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। और ये जो फिक्स नंबर आ रहा है डी, इसे हम बोलेंगे ये क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और ये जो हमें ये मिल रहा है, ये nth टर्म बोलेंगे हम इसे टी एन से या फिर ए एन से डिनोट करेंगे, और इसे बोलेंगे ये इस सीरीज का क्या है, nth टर्म है, क्या है, nth टर्म। समझ में आ गया, D is common difference, A is first term and Tn is nth term या An is nth term। तो एक फॉर्मूला हमें मिला यहाँ से कि अगर हमें AP का nth टर्म पता करना होगा तो इसे Tn या An से लिखेंगे, और इसका मतलब होगा हमें पता करना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। समझ गए ना, ऐसे ही है ना, देखो नहीं समझ में आ रहा था ऐसे देखो, जो फर्स्ट टर्म है A1 इसे हमने लिखा A, सेकेंड टर्म A2 है इसे क्या लिखा, A प्लस डी। जो थर्ड टर्म है A3 इसे लिखा हमने A प्लस 2D। जो फोर्थ टर्म है A4 इसे हमने लिखा A प्लस 3D। जो फिफ्थ टर्म है A5 इसे हमने लिखा A प्लस 4D। यहाँ पे देखो ना, जब 1 है तो यहाँ पे 0D है, 2 है तो एक कम, 3 है तो एक कम, 4 है तो एक कम, 5 है तो एक कम। तो ये तो बना, यहाँ पे n है तो यहाँ से n से एक कम। तो ये बना आपके सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला, है ना।
कोई भी आपके पास एपी दिया हुआ है, उस एपी का अगर हमें nth टर्म पता करके बताना है तो हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ए एन इक्वल्स टू व्हाट? ए एन इक्वल्स टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक सीरीज ले ली, सॉरी प्रोग्रेशन ले लिया। क्या लिया? यही वाला लिया, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और बताया कि फाइंड 135th टर्म, ये टर्म पता करके बताना है। तो हम इस सीक्वेंस में आएंगे और हम कहेंगे कि क्या है भाई, पहला टर्म क्या है? जो सबसे पहले दिया है 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1। अब देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको पता करने सीखना पड़ेगा। ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम ऐसे पता करते हैं। कॉमन डिफरेंस को कैसे पता करते हैं? ये जो डी होता है ये होता है a2 माइनस a1, या इसे बोल सकते a3 माइनस a2, या इसे बोल सकते a4 माइनस a3। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, बड़ा टर्म माइनस उससे छोटा टर्म, जस्ट बात होगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी वो 3 माइनस वन इक्वल्स टू 2। देखो अब ऐसा भी हो सकता है कहीं भी बोल दे कि ये AP है कि नहीं है, तो आप फटाक से जाओ A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A2 करो, A4 माइनस A3 करो एंड सो ऑन। इन सभी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो AP नहीं होगा। समझ में आया? ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो AP नहीं होगा। तो AP होने के लिए डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो D की वैल्यू आ गई। अब हमें देखो, हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट कि ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू व्हाट? डी। तो मीन्स दैट ए 135 का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस 135 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? 1, 1 प्लस 35 में से 1 गया, कितना बचेगा? 134। और डी की वैल्यू कितनी है? 2। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1 सॉरी 1 नहीं, क्या होगा? 200, 269। ये आ गया अपने पास ए 135 की वैल्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी टर्म का nth टर्म पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने सीख लिया है। कोई एनी एनी प्रोग्रेशन इज इन एपी इफ डी इज सेम, या डी ना बोलो, या हम क्या बोलेंगे? इफ a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to a4 minus a3। AP होने की ये कंडीशन होगी, ठीक है। कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड AP, अगर नहीं ऐड हो रहा है तो वो AP नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज, है ना। CBSE की बात करें, CBSE की बात करें तो उसमें AP 5th चैप्टर में है, तो हम डिस्कस करेंगे 5.1। और ऐसे ही SSC बोर्ड है तो वहाँ पे शायद AP 3rd चैप्टर है, तो वहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर। नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।